भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। आज के इस अभिनव कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री योगेश पाल जी गुप्ता, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन श्रीमती गीता हरसाना जी, इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में जिन्होंने काम किया, ऐसे आदरणीय रुस्तम सिंह जी, आदरणीय रघुराज सिंह जी, आदरणीय हमीर सिंह पटेल साहब, पूर्व विधायक आदरणीय शिवमंगल सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय मुंशीलाल जी। ये मत करो यार, ए भैया, ए भैया। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो एक प्रयोजन ये भी है और दूसरा, हम सबके प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था। तो देश की सरकारों ने तय किया 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये पूरा एक पखवाड़ा सेवा के नाम पर समर्पित किया जाएगा और इस दिशा में रोज देश भर में कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित होएगा। इसलिए आज इन दोनों प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए यहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम तय किया है और सब्जी के बीज वितरण करने का कार्यक्रम तय किया है। आप सब लोग इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं, यह मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। जब आज राष्ट्रपिता के तौर पर हम गांधी जी का सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से एक अलग प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है। हम भगवान राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान राम को और कृष्ण को किसी ने देखा नहीं है। जो कहा जाता है ग्रंथों में उसी को मानकर हम लोग उनको भगवान मानते हैं। लेकिन हमारे जैसे ही एक व्यक्ति जो हाड़ मांस का पुतला हो, वह अपने कर्म के आधार पर देश का राष्ट्रपिता बन जाए और सिर्फ इतना ही नहीं, देश में तो कोई मत भिन्नता गांधी जी के नाम पर है ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में गांधी जी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। अब एक पोरबंदर में जन्म लिया व्यक्ति अपने माता पिता की कोख से, और वो इतना महान बन जाए कि जिसके सामने मजहब छोटे पड़ जाएं, जिसके सामने पार्टियां छोटी पड़ जाएं, जिसके सामने सरकारें छोटी पड़ जाएं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा आदमी कैसे बनता है,
ये जानना निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के बारे में बहुत जरूरी है। मैंने गांधी जी को काफी पढ़ने की कोशिश की और काफी उनके चिंतन को समझने की कोशिश की। उन्होंने जो काम किया वो अपना आप पे अभिभूत करने वाला है। गांधी जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अच्छे बैरिस्टर थे, विदेश में वकालत कर रहे थे। अब आदमी इतना होशियार हो कि विदेश में वकालत करने का मौका मिले तो अगर पैसा ही कमाना हो तो पैसा तो वकालत में भी मिल सकता था। लेकिन गांधी जी को जब ये लगा कि हम कितने ही बड़े बने रहें, लेकिन अगर हमारा देश गुलाम है तो हमारे बड़े होने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अपने देश चलना चाहिए और अपने देश में अंग्रेजों से लड़ना चाहिए, देश के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और भारत माता के पैरों में पड़ी हुई स्वतंत्रता की जो बेड़ियां हैं उसको काट कर भारत माता को आजाद कराने का काम करना चाहिए। तो गांधी जी देश में आ गए। अब गांधी जी बैरिस्टर थे, कोट पैंट टाई बांधकर भी बात कर सकते थे, लेकिन वो देश के मर्म को जानते थे, देश की परिस्थिति को जानते थे, देश की भावनाओं को जानते थे, देश के लोगों के मन को जानते थे। वो साधु नहीं थे। किसी मठ और मंदिर में उन्होंने अपनी पूजा नहीं कर पाई, न पूजा करी भगवान की, लेकिन उन्होंने ये देखा कि मेरा देश गरीब है, मेरा देश किसानी वाला देश है, मेरा देश गांव में रहने वाला देश है, और जो व्यक्ति गांव में रहता है वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन अगर गांव में घर में सरपंच साहब रहते हैं तो पंचा धोती या बनियान में ही रहते हैं। तो ये हमारा मूल वेश है। इसलिए गांधी जी ने कोट उतारा, पैंट उतारा, टाई उतारी और एक धोती पहनी और उघारे होके देश भर में लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे कि देश के लोग ये मान सके कि गांधी उनका आदमी है और वो आजादी के लिए खड़े हो सके। दूसरा, गांधी जी की बात पर लाखों लोग खड़े हो गए। तो लाखों लोग किसी आदमी की बात कम मानते हैं। लाखों लोग इसलिए नहीं मानते, कोई आदमी सांसद बन गया, विधायक बन गया। लाखों लोग इसलिए भी बात नहीं मानते कि किसी को भी आप बुला के किसी सभा में मुख्य अतिथि बना दो, 1500 मालाएं पहना दो। इन सबका लोगों की बात मानने से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग बात उसकी मानते हैं और लोगों के भीतर उस व्यक्ति की बात घर करती है जिस व्यक्ति में नैतिक बल होता है और जिस व्यक्ति की नीयत साफ होती है और जिस व्यक्ति की जबान सत्य होती है। मैंने अभी तक गांधी जी को जितना पढ़ा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि गांधी जी जब ये कहते थे कि झूठ बोलना पाप है, तो उन्होंने अपने जीवन में इसको जिया भी, और गांधी जी ने कभी झूठ नहीं बोला। कुछ बातें उनके जीवन की ऐसी भी हैं जो अच्छी लगने वाली नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस सत्य को कभी छिपाया नहीं। और जो व्यक्ति मन से सत्य बोलता है तो उस व्यक्ति के आवरण पर नहीं, उस व्यक्ति की झांकी पर नहीं,
सत्य के माध्यम से भगवान बोलता है और भगवान की बात से सभी लोग वशीभूत होते हैं। इस प्रकार के हमारे गांधी जी थे, इसलिए हम सब लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं और आज देश ही नहीं सारी दुनिया में उनकी जयंती मनाई जा रही है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सामान्य तौर पर हम सब लोग जीवन में जब काम करते हैं तो किसी को कुछ कहो, अरे भाई कुछ काम कर लो क्या, तो व्यक्ति कहता है मैं इतना बड़ा काम कैसे कर पाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी का जीवन एक बड़ी प्रेरणा है। हम सब पढ़ावली, बितावली, रिठौरा यहां के रहने वाले हैं। यहां गरीब भी बहुत हैं, लेकिन ऐसा भी गरीब कोई नहीं है जिसको बचपन में 5-7 साल 8 साल की उम्र में रेलवे स्टेशन पर रोटी खाने के लिए चाय बेचने की जरूरत पड़ी है क्या, बताओ कोई। वहां से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। व्यक्तिगत जीवन में भी झंडे गाड़े, सार्वजनिक जीवन में भी झंडे गाड़े। गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, देश के प्रधानमंत्री भी हैं और आज वो प्रधानमंत्री के रूप में इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी ये सोचते हैं कि थोड़ा दाएं बाएं से निकल लो, पत्थर से सिर मारोगे तो अपना ही सिर फूटेगा। यह संभव कैसे हुआ? यह संभव इसलिए हुआ कि उन्होंने भारत के एक एक जन की ताकत को अपनी ताकत माना। उन्होंने कभी ये नहीं किया कि ये मैंने किया है। जब उनका दुनिया के किसी देश में सम्मान होता है तो वो एक ही बात कहते हैं, ये 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भाव नरेंद्र मोदी की ताकत है। नहीं तो 84 बात में आदमी कहने लगता मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरी योग्यता पे मिला, मेरी योग्यता पे मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी मैं नहीं बोलते। वो ये मानते हैं कि जो कुछ हुआ वो भारत के लोगों की ताकत के कारण हुआ। और आप सबको मालूम है कि अमेरिका जैसा संपन्न देश एक समय में नरेंद्र मोदी जी को उनके देश में आने के लिए परमिट देने के लिए तैयार नहीं था। और आज वही अमेरिका लाल गलीचा बिछाकर हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मजबूर है। पाकिस्तान तो जिस दिन से बना है उसी दिन से भारत को गलत निगाह से देख रहा है, आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है। लेकिन हमारी सरकारें रही, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता रहा, निरपराध लोगों के आतंकवादी मारते रहे और हमारी सरकार कहती रही कि देखेंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर पाकिस्तान के आतंकवादी ने पुलवामा में आके हमारे जवान को मारा तो पाकिस्तान के भीतर 200 मील घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारने का काम किया। ये ताकत अगर नरेंद्र मोदी के पास है तो ये ताकत इस देश के 130 करोड़ देशवासियों की ताकत है। और जब इस ताकत के साथ वो काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग प्रशंसा करने वाले भी हैं तो कुछ लोग आलोचना करने वाले भी हैं। और ये तो सही है कि जब कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करोगे
तो कुछ लोगों को तो तकलीफ होएगी। आज पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11.5 करोड़ किसानों को 1,62,000 करोड़ रुपया 1,62,000 करोड़ रुपया 11.5 करोड़ किसानों के खाते में आ गया। कोई दलाल है क्या? कोई बिचौलिया है क्या? नहीं तो किसानों को 5,000 रुपये का लोन लेना हो तो 2,500 ही मिलते थे कि नहीं मिलते थे? बताओ। अब हमारे ऑफिस में एक बटन दबाते हैं मोदी जी, 20,000 करोड़ रुपया खटाक 10 मिनट के अंदर किसान के खाते में पहुंच जाता है। कोई दलाल नहीं है। लेकिन अब दलालों के पेट में तो दर्द होए गई, तो अब वो हैं, वो भी समाज का अंग है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर हम लोग एक पूरा पखवाड़ा मना रहे हैं। आज भी सवेरे स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ, आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, बीज वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। 7 अक्टूबर को ये पखवाड़ा समाप्त होगा, तो 7 अक्टूबर को पोरसा में, अंबा में, दिमनी में मुरैना का कार्यक्रम आज हो रहा है, जौरा में, कैलारस में, झुंडपुरा में, रामपुर में, सबलगढ़ में, सुमावली क्षेत्र बागचीनी में, सुमावली में 7 अक्टूबर को इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे। आज के कार्यक्रम में आम का पौधा दिया जा रहा है, नीम का पौधा दिया जा रहा है, नींबू का पौधा दिया जा रहा है, जामफल का पौधा दिया जा रहा है। एक व्यक्ति को 5 पौधे दिए जा रहे हैं, और ये 5 पौधे इसलिए दिए जा रहे हैं कि हम लोग अपने घर पे जाएं, अपने घर पे, घर के दरवाजे पर, गोड़ा में, खेत पर, जहां भी उचित समझें, हम इन पौधों को आज ही लगाएं। एक तो कनागत चल रहे, तो कनागत में अगर पुरखों के नाम से पौधा लगा दोगे तो सवेरे सवेरे पुरखों को पानी देने का तो काम हो ही रहा है। और जिस दिन तिथि आती है तो पंडित जी को श्राद्ध पे भोजन भी कराने का काम हो रहा है। लेकिन अगर पौधा भी लगा दिया तो मुझे लगता है पितृदेवता ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि आज जितने ये पौधे देख रहे, ये पौधे हमारे पितृदेवताओं ने ही लगाए। और वृक्ष ही जीवन दाता है। अभी ध्यान में आया, जब कोविड आया था तो ऑक्सीजन के लाले पड़ गए थे। दुनिया में सब चीजों के बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन पीने का पानी और ऑक्सीजन अगर ये दो नहीं है तो खूब सोने की सिल्लियों पे आदमी सोता रहे, जिंदा नहीं रह सकता। और ऑक्सीजन वृक्ष से ही मिल सकती है। वायु प्रदूषण वृक्ष से ही समाप्त हो सकता है। इसलिए आज गांधी जी के जन्मदिन पर, कनागत के मौके पर वृक्षारोपण अभियान रखा गया है। और आप सब लोगों से अपेक्षा है कि वृक्ष को अपने अपने पूर्वज की याद में लगाएं, जिससे कनागत में ही नहीं, 1 लोटा पानी रोज पितृदेवता को देते रहो तो 365 दिन 1 लोटा डालोगे
तो पितृदेवता और ज्यादा प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। आज सब्जी के बीज भी वितरण किए जा रहे हैं। यहां सभी प्रकार के लोग बैठे हैं, जो यहां बैठे हैं उनको बीज मिल ही जाएगा। लेकिन मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, बीज हम जरूर ले जाएं, लेकिन अपने गांव के सबसे गरीब आदमी को दे दें। दलित हो, पीड़ित हो, गरीब हो, कुचला हो, अनुसूचित जाति का हो, कि भैया तू अपने घर के आसपास थोड़ियां बेले, क्योंकि गरीब आदमी सब्जी उपलब्ध नहीं कर पाता अपने खाने के लिए। और मनुष्य का जो पोषण है, जब पोषण के लिए सब अवयव उसे मिलते हैं, तभी मनुष्य का पोषण ठीक से होता है। अब अपन लोग तो मुरैना क्षेत्र के लोग हैं। ज्वार बाजरा अपनी मुख्य फसल रही है एक जमाने में। गेहूं के तो दर्शन नहीं होते थे पुराने समय में। अब ज्वार बाजरा अलुप्त हो गया, लेकिन ज्वार बाजरा अलुप्त हो रहा है, थाली में से हट रहा है, तो उसका क्या परिणाम हो रहा है? गेहूं और चावल ने थाली में ज्यादा स्थान बना लिया, तो डायबिटीज बढ़ रही है। अब दुनिया के लोग कह रहे हैं मोटा अनाज मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए मोटे अनाज के लिए पूरे देश भर में मिशन चलाया जा रहा है। बाजरा पैदा करो, ज्वार पैदा करो, कुटकी पैदा करो, कोदो पैदा करो, रागी पैदा करो, क्योंकि अगर इसमें जो पोषक तत्व हैं वो मनुष्य के भीतर नहीं आएंगे तो मनुष्य कमजोर होता जाएगा। और विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए तो ये बहुत जरूरी हो गया है। 2023 पूरी दुनिया बाजरा वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। मोटे अनाज के रूप में उसे पैदा करो, उसे खाओ, इसके लिए पूरी दुनिया में अभियान चलाया जा रहा है। अभी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग हैदराबाद में थे, उस दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उस दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने बाजरा, जौंडरी, इन मोटे अनाज से बने हुए जो पदार्थ हैं, अभी आज बाजरा के बिस्कुट बन रहे हैं, बाजरा का कॉर्नफ्लेक्स बन रहा है, जौंडरी के बिस्किट बन रहे हैं। तो ऐसे सब लोगों को बुलाया था कि भाई किसान से हम पैदा तो करवा देंगे, लेकिन जब तक किसान से खरीद करके और आप रेडीमेड माल देश में और विदेश में नहीं बेचोगे, तब तक किसान को फायदा नहीं होगा। तो मिलेट्स ईयर भी 2023 में शुरू किया जा रहा है। दूसरा भी रुस्तम सिंह जी कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह जी कृषि मंत्री हैं और अपने को खेती के क्षेत्र में जो लेना चाहिए वो ले लो। अब ऐसा तो नहीं है कि जो चाहोगे सो ही मिल जाएगा, लेकिन कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जितनी कामकाज की योजनाएं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप खेती में पारंगत होना चाहते हैं, खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, खेती के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, खेती में लागत कम करना चाहते हैं, अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए भारत सरकार की सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ कर दी हैं। आप में जितनी ताकत हो, चंबल के लोग उसका उतना उपयोग कर सकते हैं। अब गोयनका जी हमारे बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं और देश में हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनमें से हजारों बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, और इनका ड्रोन का भी काम। योगेंद्र जी आए तो उनके साथ ही आए। अभी हम लोग फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में बैठे हुए थे,
तो हमारे गुजरात के मांडविया जी फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं। तो ड्रोन से छिड़काव हो, ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। आज हम लोग जब दवाई छिड़कते हैं कीड़े की, तो वो दवाई का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। छिड़कते हैं, थोड़ी हमारे ऊपर भी आ जाती है, बहुत कंसंट्रेट होती है तो नुकसान भी पहुंचा देती है। कई दवाइयां तो ऐसी हैं जो कीड़े को तो मारती ही मारती हैं, लेकिन अगर उसका थोड़ा भी दाएं बाएं दुरुपयोग हो जाए तो आदमी को भी मार देती है। तो आदमी का उपयोग बंद हो जाए। मुझे सरसों का नहीं मालूम, लेकिन मुझे सोयाबीन का मालूम है। सोयाबीन की खेती में ये खरपतवार को खत्म करने के लिए अगर हाथ से निदाई करो तो 1 हेक्टेयर में, 1 एकड़ में 17 से 20 हजार रुपया लगते हैं। अब 20 हजार किसान की लागत में बढ़ेगा नहीं बढ़े? और अगर ड्रोन से 1 एकड़ में 200-250 रुपया में छिड़काव हो जाए तो बाकी पैसा किसान को बचेंगे कि नहीं बचेंगे बताओ? तो किसान की आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और मनुष्य को जो खतरा हो सकता है उससे भी बचाव हो जाएगा। ड्रोन ऐसा छोटा सा जहाज है, देखते हो शादी ब्याह में आजकल तो गांव में भी चलने लगे फोटो खींचने के लिए। उसी में पेस्टिसाइड भर दो और ये चारों कोने इसको कंप्यूटर में फिट कर दो, वो इतने में ही दौड़ेगा। और इतने में 1 लीटर पेस्टिसाइड डलना है तो इतने में 1 ही लीटर पेस्टिसाइड डलेगा। अपन हाथ से डालते हैं तो कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी के लिए नई पॉलिसी अभी आ गई 1 महीने पहले। मुझे ध्यान है कि पॉलिसी नहीं थी तो पिछले बार टिड्डी का प्रयोग आया था, और टिड्डी का प्रकोप आया तो पहले वो राजस्थान और पंजाब में ही आता था। इस बार मध्य प्रदेश में, गुजरात में एक दिन तो टिड्डी दिल्ली तक आ गई, और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भी मंडरा गई, तो हाहाकार मच गया। तो हम लोगों के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया। हमने दवाई का इंतजाम किया, व्यक्ति का इंतजाम किया, मशीनों का इंतजाम किया। अंततोगत्वा यह हुआ इससे काम नहीं चलेगा तो फिर सेना के हेलीकॉप्टर लगाए, और उस समय ड्रोन का भी उपयोग करें। तो हम लोगों ने उसी समय पर्टिकुलर टाइम के लिए एविएशन मिनिस्ट्री से ड्रोन के लिए भी अनुमति ली थी कि भाई टिड्डी के लिए इसका उपयोग करें। बहुत ही अच्छा प्रयोग रहा। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूशन खेती में हो रहा है, और उसके कारण बहुत पढ़े लिखे लोग खेती में आ रहे हैं। आज अपना बच्चा पढ़ लिख जाता है, उसने इंटर कर लिया, बीए कर लिया, मोबाइल तो सभी बच्चे चला रहे हैं। जो मोबाइल चला सकता है वो ड्रोन भी चला सकता है। अब पढ़ाई कर ली, नौकरी नहीं मिल रही। अब नौकरी नहीं मिल रही तो अपन भटक रहे हैं, मुरार में जाके या मुरैना में जाके, मौड़ी वाड़ा वहां चले जाते हैं, नौकरी मिलती नहीं है। नेताओं के चक्कर में पड़ गए, दादाओं के चक्कर में पड़ गए तो दादागिरी करने लगे, 2-4 मुकदमे और लग जाते हैं, नौकरी तो मिली नहीं। ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इधर पढ़ा लिखा बच्चा एक पढ़ावली मौजे के लिए एक ड्रोन ले ले और सारे खेतों में छिड़काव करे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितने की नौकरी नहीं मिलेगी उससे ज्यादा घर बैठे कमा लेगा। ऐसे एक नहीं, तमाम चीजें, कृषि कानूनों को परिवर्तन किया तो ग्रेडिंग मशीन पड़ावली में भी लग सकती है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बरावली में भी बन सकता है। तो बरावली में बैठे हुए कलकत्ता की मंडी का भाव देखो और बरावली से ही अपना अनाज का फोटो खींच के कलकत्ता भेज दो और उसी पे सौदा कर लो। बच्चों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस दृष्टि से काफी काम खेती के क्षेत्र में हो रहा है। योगेंद्र जी अभी बता रहे थे, ये आपका वही नैनो यूरिया है ना,
ये यूरिया है, ये लिक्विड है, तरल है। ये तरल है। एक कट्टा 266 का आता है यूरिया का, ये एक कट्टे के बराबर है। आप उस यूरिया को छोड़कर इसका प्रयोग करोगे तो फसल भी आपकी ज्यादा होगी, गुणवत्ता भी आपकी ज्यादा रहेगी। नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ये पूरी दुनिया ने किसी ने नहीं बनाया, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बनाया है। एक कट्टा बराबर ये एक बोतल है, और ये बोतल 240 रुपए की है। आप लोग इन चीजों का इस्तेमाल करोगे, ज्यादा खाद डालने से और ज्यादा पानी देने से कभी भी फसल ज्यादा नहीं होती। फसल में पानी की मात्रा भी निश्चित है, खाद की मात्रा भी निश्चित है, लेकिन हमारा मन तब तक नहीं भरता जब तक खेत लबालब नहीं भर जाए। और जो लोग पानी नहीं लगा पाते वो कहते अरे साहब पानी नहीं है तो क्या करें, खेती कहां से होए। तो पहले कहते थे खेती उसी की जिसके पास पानी है, लेकिन आज स्थिति बदल गई है, खेती उसी की है जिसके पास ज्ञानी है। आज थोड़े से पानी में आप ड्रिप इरिगेशन में चले जाओ, स्प्रिंकलर खेती में चले जाओ, कोई भी बड़ी से बड़ी फसल पैदा कर सकते हो। धान जैसी फसल भी कम पानी में हो सकती है। अब डीएपी हो, यूरिया तो फिर भी हमारे यहां काफी बन जाता है। इफ्को का भी बड़ा योगदान है, क्रिप्को का भी बड़ा योगदान है, और भी कंपनियां हैं। लेकिन डीएपी तो पूरा का पूरा विदेश से ही आता है। अब जिन देशों से डीएपी आता है, रॉ मटेरियल उन देशों में और कोई धंधा था नहीं, टूरिज्म का धंधा था। दुनिया से लोग वहां जाते थे, रहते थे, होटल चलते थे, कारें चलती थी, सबका रोजगार मिलता था। कोरोना में इकोनॉमी हो गई ठप, तो अब उनके पास बचा क्या है, डीएपी। तो हर बार डीएपी का भाव बढ़ा देते हैं। पिछले बार डीएपी का भाव 1700 रुपए था, तो सरकार 500 रुपया सब्सिडी दे रही थी। तो आपको कितने में मिल रहा था, 1200 में। अब उनने भाव बढ़ा दिए, तो डीएपी का भाव कितना हो गया, 2400। अब मोदी जी को हमने कहा कि भाई 2400 हो गया है तो किसान के लिए तो तकलीफ होगी, तो सरकार ने आपको 1200 में एक कट्टा मिले, इसलिए हर कट्टे पर 1200 रुपया आपके हिस्से का सरकार दे रही है। अब पिछले सीजन में हमने 1200 दिया, अब उनने फिर बढ़ा दिए। अभी डीएपी की जो थोड़ी किल्लत दिख रही है ना अभी 2-4 दिन तक, तो अभी डीएपी सामान्य हो जाएगा, क्योंकि किसान पर बोझ न पड़े इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, और हम लोग उस दिशा में बढ़ गए हैं, और जल्दी जल्दी डीएपी आ रहा है। जरूरत पड़ेगी तो सब्सिडी और देंगे, लेकिन किसान को 1200 में मिले ये सुनिश्चित निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। अब मैं तो इफ्को को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यूरिया की किल्लत हमको रहती थी, विदेश से आयात कराना पड़ता था, यूरिया नैनो बना दिया, और अब अगले साल तक ये डीएपी भी इनका आ जाएगा, और ये जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से फिर डीएपी की किल्लत किसी को रहेगी नहीं। इस कार्यक्रम के लिए और निश्चित रूप से अनेक कृषि से संबंधित कार्यक्रमों के लिए इसको हमेशा आगे बढ़ चढ़कर योगदान करती है। मैं इफ्को के अवस्थी जी को, योगेन जी को, सबको
अपने किसान भाइयों और बहनों की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो 7 तारीख को हमको और वृक्ष उपलब्ध कराएं। पूरे क्षेत्र में हम 40-50 हजार वृक्ष लगाएंगे इस बार आप सबके सहयोग से, जिससे मुरैना का पर्यावरण और अच्छा हो सके। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, मैं आप सबको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, इसलिए अफरा तफरी न मचे, सभी लोग आराम से भोजन करें। एक व्यक्ति को 5 पेड़ देने की योजना है, एक एक व्यक्ति 5-5 पेड़ ले जाए और अपने यहाँ उसको आज रोपण करे और पितरों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करे। बहुत बहुत धन्यवाद।